प्रीवियस लेक्चर में जो है हम लोगों ने जो है टर्पिनॉइड्स का जो जनरल स्टडी है इसका स्टडी करना स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑकरेंस, आइसोलेशन और जो है क्लासिफिकेशन, टर्पिनॉइड्स का क्लासिफिकेशन, ये सब जो है देखे थे। उसी के आगे जो है स्ट्रक्चरल फीचर्स जो होते हैं इनके बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। अब इसमें देखें तो इसमें आइसोप्रीन रूल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। स्पेशल जो फीचर्स होते हैं इसको, इस जो रूल है इस रूल के अंतर्गत देखें तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं उसमें टर्पिनॉइड्स का जो आइसोप्रीन यूनिट होते हैं यह मुख्य यूनिट के रूप में जो है पार्टिसिपेशन करते हैं। जैसे कि अगर किसी टर्पिनॉइड्स पर एक आइसोप्रीन ग्रुप अगर जुड़ा है तो इसका मतलब होता है कि इसको हम लोग जो है आइसोप्रीनॉइड के नाम से जानते हैं। इसके बारे में जो है पहले स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब इसके अलावा भी हम लोग देखें तो ये बता सकते हैं कि जो और वेरियस टाइप के जो टर्पिनॉइड्स होते हैं ये सब जो हैं आइसोप्रीन के डेरिवेटिव होते हैं। आइसोप्रीन के डेरिवेटिव कहने का मतलब है उसके उसके कई यूनिटों के जुड़ने से जो है बने होते हैं। इसमें देखें तो जो आइसोप्रीन यूनिट होता है उसके आधार पर जो है हम जो टर्पिनॉइड्स होते हैं या फिर जितने भी प्रकार के जो टर्पिन्स मेंबर उनका स्टडी जो है इसके इस रूल के अकॉर्डिंग जो है करते हैं। इसमें देखें तो जो आइसोप्रीनॉइड होते हैं, आइसोप्रीनॉइड ऐसे ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है या फिर ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है जिसमें जो है ये आइसोप्रीन यूनिट की उपस्थिति हो। भले ही वह टर्पिनॉइड्स हो या टर्पिनॉइड्स ना हो, फिर भी उसको जो है हम लोग आइसोप्रीनॉइड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसमें विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है वह नेचुरल प्रोडक्ट का कंपाउंड तो है, लेकिन जो है टर्पिनॉइड्स फैमिली का मेंबर नहीं है। लेकिन इसमें जो है आइसोप्रीन यूनिट होने के कारण से इसको जो है आइसोप्रीनॉइड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखें तो स्टेरॉइड जो होते हैं यह भी टर्पिनॉइड फैमिली का नहीं है, लेकिन जो है इसमें आइसोप्रीन जो यूनिट है इसकी उपस्थिति होती है। इसी प्रकार से जो कैरोटीनॉइड है ये जो है कैरोटीनॉइड यह टर्पिनॉइड का ही हायर मेंबर होता है। टेट्रा आइसोप्रीनॉइड या टेट्राटर्पिनॉइड होता है। इसको जो है हम लोग जो है इसमें भी आइसोप्रीन यूनिट की उपस्थिति जो है वह देखा गया है। अब इसमें देखें तो जो आइसोप्रीन यूनिट होता है वह कैसा होता है। तो आइसोप्रीन यूनिट की बात करें तो आइसोप्रीन यूनिट जो है ये CH2 डबल बॉन्ड C और उससे जो है मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड रहता है और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो यूनिट होता है इसी यूनिट को ही हम आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ देखें तो जो आइसोप्रीन होता है इसका IUPAC नाम देखें तो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन होता है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C5H8 होता है। तो इस प्रकार से जो है टर्पिनॉइड्स जो है उपस्थित होते हैं। अब आइसोप्रीन जो रूल है उसको, ये रूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो रूल के अंतर्गत हम बताते हैं कि जो आपका टर्पिनॉइड्स हैं ये टर्पिनॉइड्स का जो एक दूसरे के साथ जो अरेंजमेंट है या फिर बोल सकते हैं आइसोप्रीन यूनिट जो कि अरेंजमेंट के आधार पर, जिस अरेंजमेंट के आधार पर टर्पिनॉइड मेंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं या बनाते हैं या जुड़े होते हैं, ऐसे जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम लोग जो है स्पेशल आइसोप्रीन रूल के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें देखें तो इसमें बताया जाता है कि जो टर्पिनॉइड होता है उसमें जो आइसोप्रोपिल पार्ट होता है, टर्पिनॉइड में जो उपस्थित आइसोप्रीन होते हैं
उसका जो आइसोप्रोपिल पार्ट है या फिर 2 मेथिल ब्यूटेन वाला जो पार्ट होता है, इसको जो है हम लोग हेड के रूप में डिफाइन करते हैं, हेड के रूप में डिफाइन करेंगे। और साथ ही साथ उसके जो अदर जो पोर्शन है, एथिल रेसिड्यू वाला पोर्शन जो है, इस एथिल रेसिड्यू पोर्शन को हम लोग टेल के द्वारा जो है आइडेंटिफाइड करते हैं। अब इसमें से हम ये बता सकते हैं कि जो मोनो सेस्की डाई एंड जो सिस्टर पिन जो है, सिस्टर पिन जो होते हैं, इसमें आइसोप्रीन यूनिट का जो लिंकेज है, मतलब जो आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़े रहेंगे, इनका लिंकेज जो है वह हेड टू टेल कहने का मतलब है आइसोप्रोपिल पार्ट जो है एक का दूसरे आइसोप्रीन यूनिट के एथिल रेसिड्यू पार्ट टेल से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है वह मोनो सिस्की डाई सिस्टर्पिन में जो है इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह पाया जाता है। बट इसके अलावा देखें तो जो टेट्राटर्पिन्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीनाइड होते हैं, ये कैरोटीनाइड आपस में जो है आइसोप्रीन जो लिंकेज इसमें पाया जाता है वह टेल टू टेल आइसोप्रीन लिंकेज पाए जाते हैं। कहने का मतलब है ये जो ग्रुप एक जो आइसोप्रीन यूनिट है वह दूसरे आइसोप्रीन यूनिट से टेल टू टेल कॉम्बिनेशन या कंसंट्रेटेड सेंटर के द्वारा जो है जुड़े रहते हैं। या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक आइसोप्रीन दूसरे आइसोप्रीन से एथिल रेसिड्यू एक का दूसरे के एथिल रेसिड्यू के साथ में जुड़े होते हैं। और इसी प्रकार का जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आइसोप्रीन यूनिट का हम लोग आइडेंटिफिकेशन देते हैं, हेड टू टेल और टेल टू टेल, यही हमारा स्पेशल आइसोप्रीन रूल के नाम से जो है जाना जाता है। हेमीटर्पिनॉइड की बात करें तो हेमीटर्पिनॉइड को जो है उसका दूसरा नाम जो है आइसोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह आइसोप्रीन का इस प्रकार से होता है, जिसमें से 2 मेथिल ब्यूटेन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यह हेड कहलाता है, और जो एथिलीन रेसिड्यू वाला जो पार्ट होगा यह टेल कहलाता है। इसी प्रकार से यह जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब आइसोप्रीन का। तो इस प्रकार से जो है हेमीटर्पिनाइड में ऐसा जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन उसी के आगे जो मेंबर हैं मोनोटर्पिन्स, तो मोनोटर्पिन्स में देखें तो मोनोटर्पिन्स में क्या होगा, तो एक आइसोप्रीन यूनिट ये दूसरे आइसोप्रीन यूनिट से हेड टू टेल जॉइंटेड जंक्शन के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। कहने का मतलब है कि जो इसमें मोनोटर्पिनॉइड मतलब n का जो वैल्यू है n इज इक्वल टू होता है 2, और इसमें n का जो वैल्यू है वो क्या होता है, तो वो होता है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं आसानी से कि जो है इनका जो एक दूसरे से जो लिंकेज है वह हेड टू टेल लिंकेज या टेल टू हेड लिंकेज जो है मोनोटर्पिन्स में जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें तो C15 की बात करें तो C15 जिसमें कार्बन की संख्या 15 हो, इसकी बात करें तो इसमें इसको जो है हम लोग सेस्की टर्पिन्स के नाम से जानते हैं। और सेस्की टर्पिन्स में भी जो है इसका n का जो वैल्यू होता है वह 3 होता है, और 3 जो आइसोप्रीन यूनिट होते हैं ये आपस में हेड टू टेल लिंकेज के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में यह जो है अच्छे से दिख रहा है और इस प्रकार का इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब आगे देख लेते हैं डाईटर्पिन्स। डाईटर्पिन्स में देखें तो कार्बन की संख्या जो है वह 20 होती है, और इसमें देखें तो टोटल मिला n इज इक्वल टू जो है हम लोग इसमें बताते हैं 4। तो n इज इक्वल टू 4 के बेसिस पर देखें तो इसमें जो 4 आइसोप्रीन यूनिट हैं 2, 3 और ये हो गया 4,
चार जो आइसोप्रीन यूनिट होते हैं ये आपस में हेड टू टेल या टेल टू हेड, तीन हेड टू टेल जो लिंकेज होता है उसके द्वारा जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है ये जो स्पेशल आइसोप्रीन रूल है इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। अब आगे देख लेते हैं सिस्टर टर्पीन्स। तो सिस्टर टर्पीन्स की बात करें तो सिस्टर टर्पीन्स में जो है कार्बन की संख्या जो है वह 25 होती है, और 25 होने के साथ साथ इसमें देखें तो इसमें जो है n इज इक्वल टू होता है 5। n इज इक्वल टू 5 तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 आइसोप्रीन यूनिट जो है इसमें उपस्थित होते हैं। और ये जो पांचों आइसोप्रीन यूनिट जो हैं इनके बीच में लिंकेज की बात करें तो टेल टू हेड या हेड टू टेल लिंकेज इसमें पाया जाता है, और लिंकेज की जो संख्या है वह 4 होती है। तो यह भी देखें तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग स्पेशल आइसोप्रीन रूल के द्वारा जो है आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं टेट्रा टर्पीन्स की। तो टेट्रा जो टर्पीन्स होता है इसमें कार्बन्स का जो संख्या है वह 40 होता है, और 40 होने से इसमें n का जो वैल्यू है वह 6 होता है, और ये आपस में जो है टेल टू टेल कॉम्बिनेशन से जुड़े होते हैं। तो जैसे इसमें देखें तो कुछ जो है वो तो हेड टू टेल जुड़े होंगे, जैसे कि इसमें देखें एक टर्पीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां। अच्छा टेट्रा टर्पीन में देखें तो n का जो वैल्यू है वह n का जो वैल्यू है टेट्रा टर्पीन में वह 8 होता है। तो 8 होता है तो देखें तो 1 2 3 4 एक साइड, 1 2 3 और ये 4 अगले साइड। तो इसमें क्या होता है तो जो 4 आइसोप्रीन जो यूनिट है वे आपस में टेल टू हेड कॉम्बिनेशन के द्वारा जुड़े होते हैं। इधर भी देखें तो ये 4 जो टर्पीन्स हैं आइसोप्रीन्स हैं ये टेल टू हेड कॉम्बिनेशन के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। बट ये दोनों 4 जो आइसोप्रीन वाले जो यूनिट हैं ये आपस में जो है एक दूसरे से जो है टेल टू टेल जो लिंकेज के द्वारा जो है जुड़े होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेट्रा टर्पीन्स जो होते हैं उसमें जो है टेल टू टेल लिंकेज पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद देखते हैं पॉलीटर्पीन की बात करें तो पॉलीटर्पीन जो होता है उसके लिए हम लोग जो कार्बन की संख्या आइडेंटिफिकेशन देखें तो उसके लिए C5 होल का n से इसको जो है डिनोट करते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है ये ऐसा करके इसको n कर दिया गया है, और यहाँ भी जो कॉम्बिनेशन है लिंकेज है वह टेल टू हेड देखने को मिलता है। मतलब इसमें भी जो कॉम्बिनेशन होता है वह टेल टू हेड कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें जितने भी जो डबल बॉन्ड होंगे वे एक दूसरे के ट्रांस में होते हैं। तो उसको ट्रांस पॉली आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। और यदि डबल बॉन्ड जो हैं आपस में एक दूसरे के सिस में उपस्थित होते हैं तब उसको जो है सिस पॉली आइसोप्रीन के नाम से जाना जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है ये आइसोप्रीन जो रूल है स्पेशल आइसोप्रीन रूल इसका एक्सप्लेनेशन जो है किया जाता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जिसके आधार पर जो है कंस्टिट्यूएंट आइसोप्रीन के बेसिस पर जो है टर्पीनोइड्स का स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन बताया गया है। इसमें देखें तो ये जो यूनिट होता है ये आपका आइसोप्रोपीन यूनिट होता है, आइसोप्रीन यूनिट।
आइसोप्रीन यूनिट जो है, जब दो आइसोप्रीन यूनिट अगर इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं या एक दूसरे से जुड़ते हैं हेड टू टेल लिंकेज से, तो जो है यहाँ पे हमको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। और ये स्ट्रक्चर जो है यह माइसिन का होता है। ये माइसिन जो है एक टर्पिनॉइड्स मेंबर्स होता है। इसमें देखें आगे तो यहाँ पे देखें तो इस स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, तो इस स्ट्रक्चर में बताया गया है कि यहाँ भी दो आइसोप्रीन यूनिट हैं, आपस में इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह हेड टू टेल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ये यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिख रहे हैं, मतलब जो सॉलिड से जुड़े हुए हैं, ये तो आइसोप्रीन यूनिट को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन दिख रहे हैं ये वाले, ये जो है सेकेंडरी लिंकेज को एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकेंडरी लिंकेज को जो है यह टेल टू हेड या हेड टू टेल दोनों ही प्रकार का नहीं होता है। इसको जो है हम लोग सेकेंडरी लिंकेज के रूप में इसका स्पेसिफिकेशन करते हैं। अब इसमें देखें तो यह जो कंबाइन रूप से स्ट्रक्चर इस टाइप का प्राप्त होता है हमको। ये स्ट्रक्चर जो है यह ऑयल ऑफ पिपरमिंट से प्राप्त होता है और इसको जो है पोलेगेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पोलेगेंस है यह भी एक इसेंशियल ऑयल की तरह कार्य करता है, जो कि टर्पिनॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। इसी में आगे देखें तो ये आगे एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें जो है आइसोप्रीन यूनिट की संख्या देखें तो आइसोप्रीन यूनिट की संख्या जो है वह 3 होती है और ये इस प्रकार से इसमें ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ज्वाइंटेड है या हेड टू टेल ज्वाइंटेड है, इस प्रकार का यहाँ पे ज्वाइंट। और यहाँ पे देखें तो ये जो है टी है, टेल है, तो ये टेल टू टेल जंक्शन या लिंकेज जो है इसमें पाया जाता है। और इसका जो नाम देखें तो ये इस टाइप का जो टर्पिनॉइड्स हमको प्राप्त होता है या टर्पिन्स जो होते हैं यह लिमोनिन के नाम से जाना जाता है। इसी में आगे देखें कि जो बाईसाइक्लिक जो टर्पिनॉइड्स होते हैं, बाईसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स में हम ये बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आइसोप्रीन यूनिट है ये हेड टू टेल आइसोप्रीन यूनिट 1, इधर से देखें तो ये हेड टू टेल आइसोप्रीन यूनिट 2 और ये हेड टू टेल आइसोप्रीन यूनिट 3। तो इसमें किस प्रकार से देखें तो इसमें जो है आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे हेड टू टेल लिंकेज दिख रहा है, यहाँ पे हेड टू टेल लिंकेज दिख रहा है। मतलब 3 आइसोप्रीन यूनिट के बीच में 2 हेड टू टेल आइसोप्रीन लिंकेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा भी यहाँ पे 2 सेकेंडरी लिंकेज हमको दिख रहे हैं। तो एक जो है यह जो डॉटेड लाइन है और दूसरा जो है ये डॉटेड लाइन है, ये सेकेंडरी लिंकेज होते हैं और ये सेकेंडरी लिंकेज के द्वारा एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और इस प्रकार से जो है यह कंबाइन इस प्रकार का टर्बिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे जो टर्बिन्स हैं इसको गामा कैडेनिन के नाम से जाना जाता है। और ये गामा कैडेनिन जो होता है, गामा कैडेनिन ये स्ट्रक्चर में पाया जाएगा या फिर इस टाइप के स्ट्रक्चर में हमको प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही जो हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं यह आइसोप्रीन यूनिट को जो है एक्सप्लेन करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूट आइसोप्रीन, उसके आइसोप्रीन से बनने वाले जो टर्पिनॉइड्स हैं उनके लिए। अब जो है 3 साइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक जो आइसोप्रीन होते हैं इसके बारे में देखें तो ट्राईसाइक्लिक आइसोप्रीन का मुख्य एग्जांपल जो है वो होता है एबिटिक एसिड। इसमें जो है 4 आइसोप्रीन यूनिट जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है। इसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट 1 2 3 4 टाइप के ये जो आइसोप्रीन यूनिट हैं 4, ये आपस में जो है एक दूसरे से कंबाइन होते हैं
और यहाँ पे जो लिंकेज जो है उसकी बात करें तो लिंकेज में जो है यह हेड टू टेल लिंकेज देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसमें जो है हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें एबिटिक जो एसिड होता है इसमें जो है सेकेंडरी लिंकेज भी पाए जाते हैं। अब इसी प्रकार से जो स्पेशल आइसोप्रीन रूल होता है इसका कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, स्पेशल जो आइसोप्रीन रूल है इसमें हम लोग ये बताते हैं कि यह लगभग जो है इस स्पेशल आइसोप्रीन रूल जो है यह लगभग सभी प्रकार के जो टर्पिन्स होते हैं इनको उनमें उपस्थित आइसोप्रीन यूनिट का एक्सप्लेनेशन जो है ये देते हैं। और यह जो स्पेशल आइसोप्रीन रूल होता है यह हाइपोथेटिकली जो है वर्किंग स्ट्रक्चर इस इंक्लूडेशन में जो है हेल्प करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये जो रूल है यह हम इस रूल को ये नहीं कह सकते कि जो है यह सभी प्रकार के जो टर्पिन्स होंगे या आइसोप्रीन होंगे उनको जो है यह एक्सप्लेन आइसोप्रीनाइड होंगे इनको जो है यह एक्सप्लेन कर पाते हैं। ऐसे कुछ जो है इसके एक्सेप्शन भी होते हैं जिनको जो है यह आसानी से मतलब इस रूल के आधार पर जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखें तो इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में जो है ये दिया गया है कि जो क्राइटोन जो होता है यह एक नेचुरल टर्पिनॉइड होता है और इसमें सिर्फ जो कार्बन की संख्या है वह 9 होती है। मतलब इसमें कार्बन की संख्या 9 होने से होता है, जो कि आइसोप्रीन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो क्लास है उसको यह एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ टर्पिनॉइड्स ऐसे भी होते हैं या टर्पिन ऐसे भी होते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन जो है वह स्पेशल आइसोप्रीन रूल के द्वारा जो है नहीं हो पाता है। जैसे कि इसमें देखें तो टोटल मिलाकर कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 9 जो कार्बन है इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कार्बन उपस्थित हैं। ये 9 कार्बन उपस्थित होने से यह जो स्पेशल आइसोप्रीन जो रूल होता है उसका एक्सप्लेनेशन जो है यह नहीं करता है या उसके द्वारा जो है इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से आगे देखें तो इसमें और इसमें ये भी बता सकते हैं हम लोग कि जो है यहाँ पे 2 आइसोप्रीन यूनिट जो हैं ये आपस में हेड टू टेल लिंकेज के द्वारा जो है नहीं जुड़े हो सकते, मतलब जुड़े नहीं होते हैं। और ये जो है लेवेंडर ऑयल्स के द्वारा जो है इसका एक्सट्रैक्शन जो है किया जाता है। ये है आपका क्रिप्टोन्स जो है यह स्पेशल आइसोप्रीन रूल का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। इसके अलावा देखें तो जो लेवेंडोल जो है 3-4 लिंकेज में देखें तो 3-4 लिंकेज इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसका। तो 1 2 3 4 तो ये जो लिंकेज है 3 और 4 ये वाला, तो ये वाला लिंकेज और इसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो लिंकेज है यह कैसा लिंकेज है, तो यहाँ पे टेल टू टेल लिंकेज पाया जा रहा है। बट इसमें देखें तो ये जो 3-4 लिंकेज है ये 3-4 लिंकेज में जो है हेड टू टेल लिंकेज पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 आइसोप्रीन यूनिट जो है वे आपस में यहाँ पे हेड टू टेल लिंक होते हैं। बट ये जो एग्जांपल है यह कैरोटीनाइड का पार्शियल पार्ट है। इस पार्ट पर देखें तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वह टेल टू टेल लिंकेज जो है उपस्थित होता है।
तो इसी आधार से जो है कैरोटीनॉइड्स जो हैं टू उसके हाफ्स जो होते हैं वे जो है दो आइसोप्रीन जो है आपस में, या दो आइसोप्रीन यूनिट आपस में जो है एक दूसरे से टेल टू टेल लिंकेज के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। इसमें कुछ और अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कुछ और अदर एक्सेप्शन हैं। क्रीमोफिलेन एंड टोटेरॉल जो होते हैं यह टर्पिनॉइड्स होते हैं, और ये जो टर्पिनॉइड्स का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। इमोफिलोन और जो है टोटेरॉल जो टर्पिनॉइड्स होते हैं, इसमें हम इसके स्ट्रक्चर के आधार पर जो है आइसोप्रीन यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों जो नेचुरल जो प्रोडक्ट वाले टर्पिन्स होते हैं, ये टर्पिन्स इस स्पेशल आइसोप्रीन रूल का फॉलो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो स्पेशल आइसोप्रीन रूल है, ये आइसोप्रीन रूल जो होता है वह हर जगह हर एक टर्पिनॉइड्स पर अप्लाई करना संभव नहीं होता। कहने का मतलब उसके लिए उसके कुछ जो है एक्सेप्शन जो है वह होते ही। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टर्पिनॉइड्स। पिछले लेक्चर्स में जो है हम लोगों ने टर्पिनॉइड्स का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जो है डिस्कशन किया था। अब उसके बेसिस पर ही देखते हैं कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह किस प्रकार से हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बता सकते हैं, या फिर उसके स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें जो है कई जो मेथड्स हैं, कई जो रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा जो है हम लोग टर्पिनॉइड्स के जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। एक एक करके जो है हम लोग इन जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के जो प्रोसेस हैं उनको जो है हम लोग देखते चलते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है यह नॉर्मली जो है हम लोग इसेंशियल एलिमेंटल एनालिसिस के द्वारा जो है इसका डिटर्मिनेशन करते हैं, और साथ ही साथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा जो है हम किसी भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में देखें तो जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है हम लोग M/E रेशियो के द्वारा जो है M/E रेशियो के द्वारा जो है आसानी से हम लोग कोई भी जटिल से जटिल कंपाउंड हो, या टर्पिनॉइड्स हो, या स्टेरॉइड्स हो, या अदर कोई भी जो नेचुरल प्रोडक्ट में प्राप्त जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। फाइनली हम लोग यह कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन है वह एलिमेंटल एनालिसिस, एक्सरे डिफ्रैक्शन या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इनका हेल्प करके, और जो है मॉलिक्यूलर वेट का के डिटर्मिनेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो है आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। अब इसमें जो दूसरा आपका डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का पॉइंट है, उसमें होता है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कंपाउंड में देखें तो कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए जो है पोलेरोमीटर का यूज़ किया जाता है। पोलेरोमीटर पोलेरोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो है हम किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जो है कंसिडरेशन कर सकते हैं। और पोलेरोमीटर में जो पोलराइज्ड लाइट है वह कितने एंगल में जो है डिस्पर्स होता है, उसके बेसिस पर हम उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का आसानी से जो है डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है जिसके द्वारा जो है हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता सकें, या सामान्य सा हम ये बताते हैं
कि अगर कोई कंपाउंड है जिस पर कीरेल सेंटर उपस्थित है, कीरेल सेंटर, तो कीरेल सेंटर उपस्थित है तो इसका मतलब होता है कि वह जो कंपाउंड होता है वह ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है। और या फिर इस कीरेल सेंटर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, असिमेट्रिक सेंटर, असिमेट्रिक सेंटर। तो असिमेट्रिक सेंटर में होता क्या है इसके बारे में देखें तो असिमेट्रिक सेंटर जो होता है वह भी कीरेल सेंटर के जैसा ही उसका डेफिनेशन होता है। और अगर असिमेट्रिक सेंटर जो है वह उपस्थित है और वहाँ पर जो जिस कार्बन पर असिमेट्रिक सेंटर है उस कार्बन पर अगर वह कार्बन कीरेल कार्बन है तब उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहेंगे, अन्यथा की स्थिति में वह ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होता है। तो इसी आधार पे जो है हम लोग किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जो है आइडेंटिफिकेशन देते हैं। इसमें टर्पिनॉइड्स में देखें तो टर्पिनॉइड्स में एक टर्पिनॉइड्स होता है, एक टर्पिन्स होता है अल्फ़ा टर्पिनॉल। अल्फ़ा टर्पिनॉल का जब हम पोटेशियम बाइसल्फाइड के साथ में जब डिहाइड्रेशन करते हैं या KHSO4 की उपस्थिति में डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, तब हमको जो है यहाँ पे दो स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। ये दो स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे जो कि लिमोनिन के स्ट्रक्चर होते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर में देखें तो जो स्ट्रक्चर 2 है यहाँ पे ओनली 1 कीरेल कार्बन उपस्थित है। यहाँ 1 कीरेल कार्बन उपस्थित होने के कारण से इसमें देखें तो इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वह एक्टिव होती है। तो कहने का मतलब है कि जो कंपाउंड 2 है वह ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है, बट वहीं पे जो लिमोनिन का जो दूसरा स्ट्रक्चर है, जो ये तीसरा स्ट्रक्चर जो बताया गया है, ये तीसरा स्ट्रक्चर जो है यह कोई भी कीरेल सेंटर नहीं रखता। अब ये कोई कीरेल सेंटर नहीं रखने के कारण से यह ऑप्टिकल रूप से इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव होने के कारण जो है यह ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग जो नेचुरल प्रोडक्ट में आने वाले जो टर्पिन्स हैं या टर्पिनॉइड्स हैं, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जो है हम लोग स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। तीसरे पॉइंट के रूप में हम लोग लेते हैं फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फंक्शनल जो नेचर होता है वह किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑक्सीजन का जो फंक्शनल ग्रुप का नेचर होता है वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। वो एल्कोहलिक हो सकता है, फिनोलिक हो सकता है, एल्डिहाइडिक हो सकता है, कीटोनिक हो सकता है या फिर एसिडिक हो सकता है। तो कहने का मतलब जो टर्पिनॉइड्स पर उपस्थित जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किस फंक्शनल ग्रुप का नेचर रखते हैं, इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन जो है इस मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिनोलिक OH ग्रुप। तो फिनोलिक OH ग्रुप जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर हम ऐसे टर्पिनॉइड्स को लें जिसमें जो है फिनोलिक हाइड्रोक्साइड ग्रुप उपस्थित है, तो वह आसानी से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाता है। और इसका जब हम अदर रिएक्शन देखें तो फिनोलिक जो OH ग्रुप है इसका जब रिएक्शन जो है अल्कोहलिक फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब यह जो है कलर्ड सॉल्यूशन देता है। और ये जो कलर्ड सॉल्यूशन होता है यह फिनोलिक OH ग्रुप को कंफर्म करता है। इसके आगे देखें तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो प्रेजेंस ऑफ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एसिटिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। एसिटिक जब जो एल्कोहलिक फिनोलिक जो हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप है इसका जब हम एसिटिलेशन करते हैं तो एसिटिलेशन करने पर जो है हमको जो है इस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होता है। अगर यह एसिटिलेशन हो जाता है तो इसका मतलब है कि फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक हाइड्रोक्साइड उपस्थित है, अन्यथा की स्थिति में फिनोलिक OH ग्रुप जो है उपस्थित नहीं है।
इसके अलावा और भी मेथड हैं, जैसे कि है बेंजाइलेशन। तो बेंजाइलेशन करा देते हैं फिनोलिक OH ग्रुप का विथ 3,5 डाइनाइट्रो बेंजॉइल क्लोराइड के साथ। अगर यह बेंजाइलेशन कर लेता है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन जो उपस्थित है उसका नेचर फिनोलिक ऑक्सीजन का नेचर रखता है। इसके आगे देखें तो बाई फॉर्मेशन ऑफ यूरेथेन डेरिवेटिव, तीसरा चौथा मेथड है बाई फॉर्मेशन ऑफ यूरेथेन डेरिवेटिव। यूरेथेन डेरिवेटिव का अगर फॉर्मेशन कर ले तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि वह जो OH होगा वह फिनोलिक OH होगा। इसमें से देखें तो इसका रिएक्शन कैसे किया जाता है, तो इसमें रिएक्शन किया फिनोलिक जो OH होते हैं, फिनोलिक OH का जब हम पी नाइट्रोफेनिल आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो है यूरेथेन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है। अगर यूरेथेन डेरिवेटिव फॉर्म हो गया, इसका मतलब है कि वहाँ जो उपस्थित OH जो ग्रुप होगा वह फिनोलिक OH ग्रुप होगा। इसके अलावा अब देखते हैं हम लोग एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो जो हमारा एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यह पॉजिटिव टेस्ट देता है किसके साथ में, तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ। तो अगर जो OH दिख रहा है हमको या फिर ऑक्सीजन जो उपस्थित है, अगर इसका रिएक्शन जो है हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कराने पर अगर पॉजिटिव टेस्ट देता है तो इसका मतलब है कि उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसका नेचर एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नेचर रखता है। एल्कोहलिक ग्रुप के दूसरे आइडेंटिफिकेशन के लिए देखें तो हम जो है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका जब हम मेथिलेशन करा देते हैं या फिर बेंजाइलेशन करा देते हैं या फिर यूरेथेन डेरिवेटिव का अगर फॉर्मेशन होता है तो इससे भी जो है हम लोग एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो उपस्थिति है, ऑक्सीजन का जो नेचर है फंक्शनल ग्रुप का, उसको जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हैं जैसे कि IR, NMR स्पेक्ट्रम, इनके द्वारा भी जो टर्पिनॉइड्स में उपस्थित ऑक्सीजन होते हैं लाइक एल्कोहलिक या फिर फिनोलिक ऑक्सीजन होते हैं, इनका कन्फर्मेशन जो है हम लोग इन डाटाओं इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटाओं के द्वारा जो है हम लोग जो है इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें देखें सिंपल सा, तो जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत देखें तो फ्री OH जो होता है उसके लिए जो है हमको एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वह 3640 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर और शार्प स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त होता है। अगर 3640 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर अगर यह स्पेक्ट्रम दे रहा है, इसका मतलब जो OH की जो उपस्थिति होगी वह फ्री OH होगी। कहने का मतलब है एल्कोहलिक ग्रुप की उपस्थिति को यह दिखाता है। दूसरा देखें तो दूसरा आइडेंटिफिकेशन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड OH अगर उपस्थित है तो उसके लिए जो है IR स्पेक्ट्रम पर एब्जॉर्प्शन बैंड जो है हमको 3200 से लेकर के 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमको प्राप्त होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंडीशन में जो है यहाँ 3200 इसका एब्जॉर्प्शन बैंड 3200 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है प्राप्त होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में। लेकिन उसी के बेसिस पर आगे देखें तो अगर मॉलिक्यूल्स पर जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, इंट्रा और इंटर, तो इंटर में जो है दो अलग अलग जो टर्पिनॉइड्स होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वह पाया जाएगा। लेकिन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहने का मतलब है एक ही टर्पिनॉइड्स मॉलिक्यूल्स में अपने ही किसी हाइड्रोजन के साथ में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमको 3500 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर जो OH उपस्थित है, अगर यह किलेटेड OH ग्रुप है, किलेटेड है कहने का मतलब कंप्लीट रूप से सभी तरफ से लगभग घिरा हुआ है, स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन अगर जनरेट करता है, तो इस कंडीशन में जो OH जो होता है वह IR एब्जॉर्प्शन जो है वह 2500 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है अपना एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वह प्रोड्यूस करता है। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग IR डाटा के द्वारा जो है इनका OH जो ऑक्सीजन का नेचर है उसका जो है फंक्शनल नेचर है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है NMR, इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा जो है हम लोग जो है OH जो होता है OH ग्रुप, इसके लिए जो सिग्नल है वह 4.5 से लेकर के 12 डेल वैल्यू या 4.5 से 12 ppm पर डेल स्केल में वैल्यू प्राप्त होता है। अगर किसी भी ऑक्सीजन का 4.5 से 12 ppm पर डेल्टा स्केल पर वैल्यू प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि वह जो ऑक्सीजन है उसका नेचर हाइड्रोक्सिल नेचर का होगा, OH एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल नेचर का होगा। इसका यह कन्फर्मेशन करता है। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा बताया जाता है कि अगर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में देखें तो जो है यहाँ पे आइसोटोपिक लेबलिंग का भी यूज़ किया जाता है। तो आइसोटोपिक लेबलिंग में देखें तो जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को जो है उसके आइसोटोप्स जैसे ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो जनरली जो है ड्यूटेरियम का यूज़ किया जाता है। तो ड्यूटेरियम का से जो है इसका एडिशन कर देने पर जो है यहाँ से भी हम लोग एडिशन करने पर जो है वहाँ एडिशन हो जाएगा और एडिशन हो करके जो NMR सिग्नल प्राप्त हो रहा था वह प्राप्त होना बंद हो जाएगा। तो इस टेक्निक से भी जो है हम लोग जो है आसानी से NMR OH ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा जो है हम आसानी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन नेचर को सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट बताए हुए हैं। इस की पॉइंट में जो है इसको हमको याद रखना पड़ेगा। इसमें बताया जाता है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा वह अगर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तब इसका जब हम एसिटिलेशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, तब यह उसके साथ में रिएक्शन करके जो है रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर करता है पिरिडिन की उपस्थिति में और एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। बट जो टर्सरी OH ग्रुप होता है यह रूम टेम्परेचर पर जो है एसीटेट का फॉर्मेशन नहीं करता है। यह इसको जब हम हाई टेम्परेचर से जब हम हीट करते हैं टर्सरी हाइड्रोक्सी ग्रुप को तब ये जो है एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद देखें तो जो तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरा जो की पॉइंट है वो है आपका जो सेकेंडरी अल्कोहलिक जो ग्रुप होते हैं उसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहलिक जो ग्रुप होंगे उनका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने पर जो है हमको कीटोन प्राप्त होता है। बट वहीं पे देखें तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है
इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, तब हमको जो है यह